आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप लोगों ने जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था मैराथन क्लास का एमसीक्यूज वाला, उसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। जो लोग नहीं थे उन लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग कल से ही हम लोगों ने एक नया अटेम्प्ट शुरू किया है। हम लोग रेगुलरली 5-6 लोग लगातार क्लासेस दे रहे हैं। संडे की संडे देंगे वो आपको, ठीक है। उसमें केवल और केवल एमसीक्यू हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू कल हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल का, डीबीएमएस का, नेटवर्क सिक्योरिटी का और वेब टेक्नोलॉजी का, जिसमें इंटरनेट हिस्ट्री उन्होंने सर ने बताई थी, और इसके अलावा सीओ का, है ना। देखिए, जो लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कुछ क्वेश्चंस थे, जो लोग अभी जिन्होंने आज के फ्रेश बैच में एडमिशन लिया है उन लोगों को मैं बता दूं कि जो एलिजिबिलिटी के बारे में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन है। जल्दी आ जाओ, जल्दी बैठो। कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये है कि ओ लेवल और कोपा, जानते हैं आप लोग ये दो कोर्सेज होते हैं क्या, ये एलिजिबल हैं बेसिक के लिए। तो मैं आप लोगों को हमारी जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम हमारा अटेम्प्ट है उससे ये बता दूं कि ये दोनों ही एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, ओ लेवल वाले भी और कोपा वाले भी, आईटीआई वाले भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोपा होता है कंप्यूटर कंप्यूटर एंड प्रोग्रामर असिस्टेंट करके कुछ आईटीआई का एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। चलिए, आज आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्रेश टॉपिक लेके आया हूं, अलग हटके लाया हूं, और आप ये मान के चलें कि ये आपको बेनिफिट देगा। आप लोगों ने जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जिस पर्टिकुलर चीज पर हो रहा है उस वर्ड की बात करते हैं, पेडागोजी। पेडागोजी जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस फील्ड का नहीं है। कंप्यूटर साइंस में कोई पेडागोजी वर्ड यूज नहीं करता है, हाँ, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, लेकिन जो सालों से टीचिंग में है इस वर्ड का ओरिजिनेशन और इस वर्ड का यूज कहां है और हमको ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया उसकी बात करते हैं। ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को प्योरली एजुकेशन फील्ड से माना जाता है, और चूंकि हम जिस भर्ती की बात कर रहे हैं वो हमारा काम क्या है, हम जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो हमारा काम क्या होगा, हमारा काम होगा स्कूल्स में टीचिंग करने का। जो लोग बीएड करते हैं यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री लेते हैं, एसटीसी करते हैं, उन लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। हम लोगों के यहां यानी राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो इस सब्जेक्ट में हम लोगों को क्यों, हम अब तक इससे अनजान हैं या क्यों कंफ्यूजन है कि साहब इसका क्या करेंगे हम, बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरा आप लोगों को यही जो हम आपको बताने जा रहे हैं, या ये कहें कि जो इसको इंट्रोड्यूस करने का आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो मोटिव है वो मोटिव यही है कि आप लोग क्या है, यू आर बिकमिंग टीचर्स। आप क्या हैं, होने वाले टीचर्स हैं, और नाम भले ही आपको इंस्ट्रक्टर दिया हो लेकिन आपका प्राइमरी जो काम होने वाला है स्कूल्स में वो टीचिंग का ही होने वाला है। इसलिए इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना जरूरी था। क्यों जरूरी था वो भी समझ लीजिए। इस सब्जेक्ट का जब मैं मीनिंग समझाऊंगा आपको, या जितना आपने अब तक अपने सोर्सेस से पता किया होगा उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसको हम एक नाम देते हैं। हिंदी में अगर मैं इसको लिखता हूं
तो शिक्षा शास्त्र कहते हैं इसको। शिक्षा शास्त्र का मतलब क्या है? वो नॉलेज जो एजुकेशन के लिए ली जाए। और इसका प्योर मीनिंग अगर मैं बात करूं तो ये एक वर्ड से बना है, पेडागोजिस। पेडागोजिस का मतलब होता है टू लीड। पेडा का मतलब है, पेडोस जो वर्ड है ना, ये पेडोस का मतलब है, ये है चिल्ड्रन, बच्चों से संबंधित है ये। और गोजस का मतलब है टू लीड। तो बच्चों को लीड करना, कहां लेना? लीड करने का मतलब क्या? हम उसको आगे लेकर जाएंगे। कहां लेकर जाएंगे? उसकी लाइफ में आगे लेकर जाएंगे। तो ये जो वर्ड है, ये हमारे यहां क्यों यूज किया जा रहा है? कंप्यूटर में क्या काम है उसका, और क्यों हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि किसी भी सब्जेक्ट में जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, दो वर्ड्स में यहां और आपको बताना चाहूंगा। लर्निंग। लर्निंग, लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना। सीखने के लिए क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए, और परफेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए। अब आपने, जब से आप स्कूल से पढ़ रहे हैं, तो आपने अपने टीचर्स को देखा होगा, बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं। कोई टीचर सिंपल तरीके से बुक लेता है, बुक को रीड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। कोई टीचर आता है, बोर्ड के ऊपर डायग्राम बनाता है और आपको एक्सप्लेन करने लगता है। कोई टीचर आता है, आते ही स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है और फिर आपसे क्वेश्चन करता है, ठीक है। कोई टीचर आता है और आपको असाइनमेंट दे देता है। कोई आता है और आते ही आपसे प्रश्न पूछने लगता है कि इसका उत्तर बताओ। होता है ऐसा? तो उसके पीछे क्या रीजन है? वो क्या है? वो है लर्निंग एंड टीचिंग टेक्निक्स। अब लर्निंग एंड टीचिंग, सीखना और पढ़ाने के तरीके। आप किसी भी व्यक्ति को अगर कोई बात समझाना चाहें तो आपके पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं? क्या क्या तरीके हो सकते हैं? लिख के समझा सकते हैं, बोल के समझा सकते हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू समझा सकते हैं, इशारे से समझा सकते हैं, है ना। डम शरेड सबने खेला होगा, है। डम शरेड्स में क्या करते हैं हम लोग? हम इशारे बताते हैं और वो हम उससे, डम शरेड्स अलग अलग तरीके का होता है ना। कोई फिल्मों से जुड़ा हुआ खेलता है, कोई वर्ड से जुड़ा हुआ खेलता है, कोई सिटी के नेम से जुड़ा हुआ खेलता है ना। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, ये क्या है? ये स्किल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हैं। आपने कितना सीखा है, हाउ मच यू हैव लर्न, उसको एक्सप्रेस करना, उसको समझना, और उसको समझने के लिए हमने कोई ना कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। तो ये जो सब्जेक्ट है, उसके इंट्रोडक्शन के पीछे जो रीजन है वो यही है कि जो बिकमिंग टीचर्स हैं, उनमें ये स्किल्स होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? उसके पीछे भी एक रीजन है। जब आप स्कूल जाते हैं, जब स्कूल में आपके पास बच्चे होते हैं, तो बच्चों का एज ग्रुप और लेवल ऑफ नॉलेज डिफरेंट होता है। क्यों? सबका आईक्यू अलग अलग होता है ना। अब जो बच्चा एक पर्टिकुलर सिटी से आता है, एक डेवलप सिटी से आता है, कोई गांव से आता है, लेकिन वो आते स्कूल में एक जगह हैं, सब एक साथ आते हैं, है ना, एक साथ बैठते हैं, है ना। वो एक साथ बैठते हैं, तो उनको सबको एक लेवल पर लेके आना, जिससे कि उनकी सबकी नॉलेज स्किल्स एक साथ हो जाएं, ये टीचर का काम होता है। तो ये जो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, वो मैं आपको बता दूं, ये हर सब्जेक्ट के साथ पेडागोजी होती है। हर सब्जेक्ट की एक पेडागोजी होती है, और जो बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स होता है, उसमें वो पेडागोजी इंट्रोड्यूस की जाती है। हम तक, अभी तक हम लोग क्यों अनभिज्ञ थे इससे? अभी तक हम लोगों को क्यों नहीं पता था? उसके पीछे रीजन ये है, यहां बीएड होता ही नहीं उसमें,
और हमारा जो नाम, हमारी जो पोस्ट का नाम टीचर नहीं रखा गया, उसके पीछे भी रीजन यही है। इंस्ट्रक्टर क्यों दिया गया, क्यों हमारी ग्रेड पे कम की गई, है ना, उसके पीछे रीजन यही है, क्योंकि हमारे बीएड होता ही नहीं है, हमारे पास कोई बीएड डिग्री वाले है नहीं, इसलिए हमको टीचर नहीं कह रहे, इंस्ट्रक्टर कह रहे सब। चलो खैर, कुछ भी कह रहे हैं, हमको सरकारी नौकरी चाहिए। हमको क्या चाहिए? सरकारी नौकरी चाहिए। हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और एक बार मैं आपको एक चीज श्योर बता दूं, ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें जो लोग कई सालों से फील्ड में हैं, है ना, लगातार मेरे संपर्क में भी आ रहे हैं, आप लोगों के संपर्क में भी आ रहे होंगे, आपके कुछ रिलेटिव भी होंगे, वो सब आपसे पूछ रहे होंगे कि वैकेंसी कब आ रही है, वैकेंसी में क्या क्या एलिजिबिलिटी है। उसके पीछे रीजन क्या है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जो सरकारी नौकरी वाला जो सिस्टम है, गवर्नमेंट जॉब अचीव करना। मेरे एक पुराने स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया, तो वो मुझसे पूछता है कि बोले सर, मैंने कहा भाई तेरे को क्या करना है, तेरा अच्छा खासा बिजनेस भी चल रहा है, तूने अच्छी खासी डिग्री भी ले रखी है, तेरी कंपनी भी अच्छी खासी चल रही है। बोल नहीं सर, गांव में ये साबित करना है कि बोले मेरी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो गया, चाहे ज्वाइन नहीं करूंगा। समझ रहे? तो कहने के पीछे रीजन क्या है कि ये जो एक अचीवमेंट आ रहा है, ये मान लीजिए अचीवमेंट ही हमारे लिए, तो क्योंकि अब तक कोई जानता नहीं था कि कभी कोई सरकारी नौकरी भी मिलेगी कंप्यूटर वालों को, है ना। तो उस रीजन के पीछे एक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एक अच्छी मंशा भी हमको लगती है कि वो जिस फील्ड में अब तक कुछ नहीं हुआ है, यानी एजुकेशन सेक्टर में, यानी स्पेशली कंप्यूटर एजुकेशन के सेक्टर में अब तक कंप्यूटर और हार्डवेयर धूल फांक रहे थे। कोई जाता था घंटे, 1 घंटे के लिए जाता था, कभी जाता था नहीं जाता था, 1 महीने में एक साथ जाता था और सारे साइन कर देता था, है ना। ऐसी घटनाएं हुई है जो हम लोगों ने न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हमको मिली है। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को रोकने के लिए इन्होंने इस वैकेंसी को निकाला गवर्नमेंट ने, और उस वैकेंसी में भी स्पेशली अब हम कहां लैग करेंगे वो मैं बता देता हूं आपको। हम लोग लैग करेंगे जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसमें, जीके वाले में। कंप्यूटर साइंस में आप लोग नो डाउट बहुत अच्छा कर सकते हो, समझ रहे हैं, क्योंकि ये तय मान के चलना कि 16 टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं, बेसिक इंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूं, और 12 सीनियर वाले में दे रखे हैं, 12 या 14 सीनियर वाले में। तो वो जितने टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स में, हर टॉपिक्स में आप ये मान के चलना कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 16 टॉपिक हैं, तो 16 में से अगर आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करें कि एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन एक उसमें आएंगे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 16 इंटू 5, रिमेनिंग कितने बचे? 20 बचे। 20 क्वेश्चन कौन से होंगे? पेडागोजी के नहीं होंगे। बताओ कौन से होंगे? अभी तक जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, मेंटल एबिलिटी के। और वो जो 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, वो 20 क्वेश्चन होने वाले हैं करंट इन आईसीटी। आईसीटी में करंट क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे दिया था, पेटीएम का फुल फॉर्म क्या है ना। और वो मैंने आपको एक सीन बताया था, क्या वो भी जो रिसेंट घटना हुई थी, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना? नाम पूछा जा सकता है, फेमस कौन सी क्रिप्टो करेंसी है ना। क्रिप्टो करेंसी किससे जुड़ा हुआ? हालांकि है वो अपने सब्जेक्ट से जुड़ी हुई चीज, लेकिन हम उससे अलग हैं, हम लोगों ने उसको छोड़ रखा है, हम लोगों का उसके ऊपर ध्यान नहीं है। तो ये तय मान के चलना कि इस तरीके का आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट की, जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है शिक्षा शास्त्र। इसमें हम क्या करते हैं वो हम केवल आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके कुछ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्लास में भी लिखवाऊंगा और रेगुलर भी आपको मिल जाएंगे वो। इसमें बेसिकली क्या है कि जिस जो तरीके की हम बात कर रहे हैं पढ़ाने के तरीके की, और मैंने आपको एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया, उन्हीं सब चीजों को हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है, और इन्हीं सब चीजों के बेसिस पर आपका सिलेबस है। और जिन चीजों को मैं बताने वाला हूं वो
स्कूल टीचर्स ऑलरेडी उन चीजों को यूज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स भी हैं जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, एक वर्ड दे रहा हूं मैं आपको, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, आप इसके ऊपर गौर करना। और ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो टैक्सोनॉमी आपको ये बताती है कि किसी स्टूडेंट को किस तरह से तैयार किया जाता है, किसी स्टूडेंट को किस तरह से सिखाया जा सकता है, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज की जाएं। आप लोग सब स्कूल्स में पढ़े हुए हैं, कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा होगा, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा होगा, कोई मॉन्टेसरी में पढ़ा होगा, कोई केजी वाले जो ग्रुप है किंडरगार्टन वाले, उस वाले पर्टिकुलर सेक्शन से आया होगा। तो आप सबको ये अच्छे से पता है और अभी भी आप एक चीज समझते हैं, और आप लोगों ने समझा होगा इस चीज को कि आपने, हमारे जो फोर फादर्स थे, उन फोर फादर्स के पास एक पद्धति थी जिस पद्धति की पूरी दुनिया में धूम थी। वो पद्धति क्या थी, वो टेक्निक क्या थी? पढ़ने सीखने की प्रैक्टिकल अप्रोच, है ना। गुरुकुल पद्धति का नाम सुना है आपने? नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये क्या थे? दीज आर द सेंटर्स ऑफ नॉलेज। ये क्या थे? ज्ञान के भंडार थे और पूरी दुनिया से लोग यहां सीखने आते थे। उसके पीछे रीजन क्या था कि वो जो स्टूडेंट होता था, वो स्टूडेंट घर पर नहीं, घर पे से आता जाता नहीं था, वो स्टूडेंट टीचर के पास ही रहता था। और टीचर एक ही नहीं होता था कि एक ही टीचर था और वो ही सारा मैनेज करता, भाई एक ही टीचर है और वो सबको सिखा रहा है, ऐसा नहीं था। वो स्किल्स अलग अलग सिखाते थे। वो लोग उनको हथियार चलाना भी सिखाते थे, वो लोग उनको पढ़ना भी सिखाते थे, वो उनको व्यवहारिक ज्ञान भी देते थे, इवन कि वो उनको बिजनेस करना भी सिखाते थे। आप लोगों ने देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा कि वो बच्चा जाता है और घर घर जाता है और भिक्षा मांग के लाता है। भिक्षा मांगने के पीछे, क्योंकि उस टाइम जो पैसा नहीं लेते थे, वो पैसा क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि भिक्षा मांगने का जो समय, जो तरीका था वहां, क्योंकि उस टाइम इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम था, आदान प्रदान का सिस्टम था। तो वो क्या करते थे? अनाज देते थे, है ना, ये वाला सिस्टम था उसमें। उससे क्या होता था, जो ज्यादा भिक्षा लाएगा वो उतना ज्यादा एक्सपर्ट हो गया। इसको कहीं पर भी आप भिक्षा वर्ड को भीख मांगने से संबंधित मत समझना। ये उस बच्चे की स्किल्स के ऊपर डिपेंड था। वो बच्चा कितना अच्छा बोल सकता है, उसका व्यवहार कैसा है, वो लोगों के साथ कैसे घुलता मिलता है, इसको जज करने के लिए उसको भेजा जाता था। और आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि वो जो व्यक्ति थे, वो जो बच्चे थे, वो बच्चे हर घर परिवार के होते थे, यानी लोअर ग्रुप के भी और अपर ग्रुप के भी। यानी राजा का बेटा भी जा रहा है भिक्षा लेने, देर समझ रहे बात को? तो उसके पीछे क्या रीजन था कि उनके मन में कहीं ना कहीं कोई एक दूसरे के प्रति भेदभाव नहीं आए, सब एक जैसे रहें, इस फीलिंग को डेवलप करना। और उस फीलिंग के बेसिस पर ही उसके जीवन में जो हम कहते हैं ना मोरल ड्यूटीज, नैतिक मूल्य, वो चीजें बढ़ती है। आज की टीचिंग में क्या वो है? नहीं है। तो उसको अचीव करने के लिए ये जो प्योरली जो सब्जेक्ट है शिक्षा शास्त्र, इसको काम में लिया जाता है। और अगर उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाए, बच्चों को सिखाया जाए तरीका, तो कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपने टीचिंग में देखी होगी, उसकी बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो टीचर्स हैं, वो टीचर्स क्या करते हैं, किस सबसे बड़ी चीज का यूज करते हैं? टीचर्स आर यूजिंग टेक्निक्स। उनके कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो आपने अभी तक देखे हैं? एक एक बोलते जाओ, मैं उनको लिखता जाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे सब्जेक्ट से इनका कैसा रिलेशन है। बोर्ड पे समझाना, है ना। सबसे पहला, जो सबसे प्राइमरी की एक टेक्स्ट बुक होती है ना, टेक्स्ट बुक होती है, एक पाठ्य पुस्तक जिसको हम बोलते हैं, है ना। दूसरी चीज डायग्राम, सीक्वेंस अपन अरेंज करेंगे इसकी, है रीडिंग,
है एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चनिंग, शाबाश, मॉडल्स, मॉडल्स, चार्ट्स और समरी, डेली लाइफ एग्जांपल्स है ना, एक्सप्लेनर, एग्जांपल्स, और बस कुटाई भी होती है, और ईटीसी। अभी तक तो हम उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं जहां पे हमको पहुंचना है। प्रोजेक्टर के थ्रू देखिए, जिस चीज के लिए इंपॉर्टेंस है उस पे आ जाइए अब, है ना। आप लोगों ने देखा होगा प्रोजेक्टर्स यूज किए जाते हैं, ऑडियो विजुअल्स यूज किए जाते हैं। ऐसे कितने लोग जानते हैं कि टीचिंग में रेडियो का भी यूज होता है, टीचिंग में टेलीविजन का भी यूज होता है, इंटरनेट का भी यूज होता है, मल्टीमीडिया का भी यूज होता है ना। कंप्यूटर्स तो है ही, समझ रहे हैं। इसी से हम चल रहे हैं आगे। एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं CAI। फुल फॉर्म नोट कर लेना, पूछी जाएगी। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन, डिजिटाइजर का भी यूज होता है। कितने लोग ऐसे जानते हैं कि रेडियो के ऊपर एजुकेशन से जुड़े हुए प्रोग्राम्स आते हैं? जानते जानते हो? हाँ, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो रेडियो पर टेलीकास्ट किए जाते हैं? ज्ञानवाणी, और कृषि नहीं, कृषि से संबंधित नहीं, एजुकेशन से जुड़े हुए प्योरली चैनल्स हैं। आप लोगों को पता है कि एक यूनिवर्सिटी है जो यूनिवर्सिटी रेडियो के ऊपर रेगुलरली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। यूनिवर्सिटी का नाम मैं बता देता हूं आपको, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और अगर राजस्थान की बात करें तो ये सेम काम कौन करता है? वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। ऑब्जेक्टिव नोट कर लीजिए पेडागोजी के। ठीक है, ये समझ में आया आपको? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन की हम बात करेंगे, हम बात करेंगे CALL की, हम बात करेंगे CMI की। ये सारी चीजें आपने सब्जेक्ट में हैं और इन्हीं पे प्रश्न बनने वाले हैं। जिन लोगों ने जितना रिसर्च किया एजुकेशन सेक्टर में, उन्होंने उस चीज को इतना इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, कितने लोग जानते हैं ब्लॉग्स के बारे में? हाँ, क्या होता है ब्लॉग? बोलो अभिषेक। कितने लोग जानते हैं कि एजुकेशन के भी ब्लॉग्स होते हैं? होते हैं, ठीक है। और कितने लोग जानते हैं कि ये ब्लॉग है क्या, कहां से आया ये वर्ड? बेसिकली ये ब्लॉग पहले था वेबलॉग। ये क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशन में कहीं पूछा गया है जहां पर पेडागोजी के प्रश्न थे।
व्हाट इज ब्लॉग, ठीक है। तो उसमें ऑप्शंस दे रखे थे, वेबसाइट, पोर्टल, वेबलॉग। तो करेक्ट आंसर उसका वेबलॉग है। ब्लॉग पे आप क्या करते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर अपनी नॉलेज को लोगों से शेयर करते हैं, ठीक है। और वो जो नॉलेज आप शेयर करते हैं, उस शेयर की गई नॉलेज पे जो यूजर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। आपकी वेबसाइट नहीं होती है, एक पर्टिकुलर ब्लॉग सर्विस प्रोवाइडर जिसको आप कहते हैं, क्या पॉपुलर, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ब्लॉग्स बनते हैं, आपने नाम सुना होगा, ई ब्लॉगर। ई ब्लॉगर के ऊपर सबसे ज्यादा ब्लॉग्स बनते हैं, जनरली बना लेते हैं लोग बाग। तो वो क्या करता है, अपने ब्लॉग पर आपके लिए एक अकाउंट क्रिएट कर देता है और आपके उस पर्टिकुलर अकाउंट से जुड़े हुई इंफॉर्मेशन को उसके ऊपर शेयर करता है। लोग अपने कमेंट्स देते हैं, जितने ज्यादा लोग पॉपुलर होते जाते जुड़ते जाते हैं, फिर धीरे धीरे आपको जो जनरल फिनोमिना है वेबसाइट्स पर रेवेन्यू जनरेट करने का, वही यहां पर भी अप्लाई होता है कि जितना ज्यादा आपका ब्लॉग पॉपुलर होता है, जितने लोगों के कमेंट्स आते हैं, उसके हिसाब से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये अपना बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। अब अपन बात करते हैं किस तरह से हम एसोसिएट होते हैं पेडागोजी से। नोट कीजिए द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सबसे पहला वर्ड, मीनिंग ऑफ पेडागोजी। द वर्ड पेडागोजी means to lead children, to lead children where the word pados, where the word pados comes, means children, and where the word pados means children and gorgeous means to lead, means to lead, ठीक है। एज द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, एज द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी is used in every sector of life, every sector of life, so that education sector also have effect from the computer society or computer technology, जैसा कि हम जानते हैं शुरुआत में कंप्यूटर्स को केवल किस लिए यूज किया गया था, तो वर्ड कंप्यूट है, उसका मतलब क्या है, कैलकुलेशन। अब आप समझना कि जब केवल शुरुआत में कैलकुलेशन ये परफॉर्म कर रहा था, तो क्या इतना पॉपुलर था? नहीं था। पॉपुलर कब हुआ? जब हमने उसकी और अदर एप्लीकेशंस को फाइंड आउट किया। इंटरनेट जब शुरू हुआ तो इंटरनेट केवल किसके लिए था? फाइल शेयरिंग के लिए था।
और फाइल भी केवल रिसर्च ओरिएंटेड फाइल्स को वो शेयर कर रहे थे। ग्रेजुअली जब से कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, कंप्यूटर जिस जिस पर्टिकुलर फील्ड से जुड़ता गया, उसने एक नया अचीवमेंट हासिल किया। क्या अचीवमेंट हासिल किया? और जो कंप्यूटर का यूज है या कंप्यूटर की जो एप्लीकेशंस है, उसका सबसे ड्रास्टिक यूज, ड्रास्टिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। सिनेरियो किसका चेंज कर दिया? हमारी सोसाइटी का सिनेरियो चेंज कर दिया। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिन में बिना इंटरनेट के 1 घंटा भी निकाल सकता है? 1 घंटा कहें, 20 मिनट या 15 मिनट भी निकाल सकता है? ऐसे बहुत कम लोग होंगे, बहुत रेयर है ना? बहुत रेयर है जिनको नहीं आता। क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है? जिनको नहीं आता, समझ रहे हैं? जिनको नहीं आता, केवल वही लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर के बिना रह रहे हैं। लेकिन फिर भी कभी ना कभी उनको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। छोटे बच्चों को रिक्वायरमेंट क्यों होती है? स्कूल के होमवर्क के लिए, आज ये सर्च करना है, आज वो सर्च करना है, आज ये बनाना है, आज वो सबमिट करना है, इसके लिए। जो यूथ है उसको 2 चीजों के लिए जरूरत है, उसकी एंटरटेनमेंट के लिए भी जरूरत है, प्लस इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भी जरूरत है। जो लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इसलिए जरूरत है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में आपके कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है। कभी किसके लिए कि आपको जमाबंदी निकालनी है, कभी आपको कोई रजिस्ट्रेशन करना है, कभी आपको फॉर्म फिल करना है। इन सब के लिए आपको कंप्यूटर और कंप्यूटर असिस्टेड एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। सही बोल रहा हूं? एजुकेशन सेक्टर अभी तक इससे अलूफ था, ऐसा मान सकते हैं हम, कि जिसमें टीचर आते थे स्कूल्स में, ब्लैक बोर्ड पर अपना पढ़ाते, बच्चों को लेक्चर देते, कभी उनको खिलाते, प्ले वे मेथड, मोंटेसरी मेथड, ये सब आपने पढ़ रखे हैं, समझ रखे हैं, देख रखे हैं। उसका सबसे ज्यादा उपयोग हमने कब स्टार्ट किया कि सारे टीचर्स को, स्कूल टीचर्स को, कॉलेज टीचर्स को, यूनिवर्सिटी टीचर्स को इंटरनेट और इंटरनेट एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट असेंशियल हो गई। अभी रिसेंट 2-3 साल में, कोरोना टाइम में, हर टीचर को क्या करना पड़ रहा था? जूम पे क्लासेस लेनी थी। हो रहा था ऐसा? जितने भी टेक्नोक्रेट्स थे, अभी तक आप कंपनी में जा रहे थे, कंपनी में बैठ के आप काम कर रहे थे, एसी चल रहा था, एसी में आप काम कर रहे थे, बॉस आपके साथ थे, और आप सब चीजों को वहीं ऑफिस में सुबह 9 से 5 और इस तरीके का जो आपका जो भी टाइमिंग आपका था, आप वो काम परफॉर्म कर रहे थे। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया, WFH, जिसको हमने क्या नाम दिया? वर्क फ्रॉम होम। बड़ी बड़ी कंपनीज, उन सबको वर्क फ्रॉम होम कर दिया। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है, वो सब चीजें आप अलग रख दीजिए। लेकिन जो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्पेशली हम बात कर रहे हैं, वो क्या कर रही है? इंपैक्ट कर रही है किसको? हमारी लाइफ को। तो इस पर्टिकुलर फील्ड में भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को जो लोग काम में नहीं ले रहे थे, या जो लोग जानते नहीं थे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे टीचर जिनको पता ही नहीं था, एग्जिस्ट कर रही थी चीजें, थी, प्रेजेंटेशन था, पीपीटी बनाते थे, है ना, लेकिन कभी किसी के लिए यूज नहीं करते थे। खुद के लिए यूज कर लिया कि हाँ ठीक है, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे इंक्रीमेंट लेना, तो मैंने 4 पीपीटी बना के प्रेजेंट कर दी, कोई सेमिनार हुआ उसमें प्रेजेंट कर दिया, ऐसा सिस्टम था। लेकिन टीचिंग के लिए यूज नहीं कर रहे थे। तो टीचिंग के लिए कब यूज करना स्टार्ट कर दिया? जब ये पर्टिकुलर सिनेरियो आया। और रेगुलरली अगर हम बात करें तो स्कूल्स में, जो अच्छे स्कूल्स होते हैं, टॉप क्लास स्कूल्स होते हैं, उनमें ये एक्टिविटीज रेगुलरली होती हैं, और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन ही वहां पर यूज होता है। सीबीएसई स्कूल्स की मैं बात करूं तो वहां पर सब जगह डिजिटल बोर्ड आपको मिलेंगे ज्यादातर। वहां पे आप डिजिटल बोर्ड पर जो भी टीचर है वो अपना लेक्चर
कैप्सूल वहां लगाते हैं और अपनी टीचिंग स्टार्ट कर देते हैं। जो आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की बात कर रहे हैं वो भी है, और राजस्थान गवर्नमेंट ने भी अभी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बनाए उनमें सब में डिजिटल बोर्ड्स हैं। तो यानी वहां पर समस्या क्या आ रही है कि वहां पर पढ़ाने वाले नहीं है। अब वो धीरे धीरे वो टीचर्स भी सब एजुकेट हो रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक टेंडर निकाला है, और वो टेंडर क्या है कि टीचर्स को ट्रेन करना है। टीचर्स को ट्रेन करना है कंप्यूटर साइंस फील्ड में। हर पर्टिकुलर स्कूल से 2 या 3 टीचर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा कंप्यूटर पर कैसे काम करना है। आज कंप्यूटर साइंस के इन्वेंशन होने के इतने साल बाद भी ये कंडीशन है। हम हमारे काम के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम उसका कितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वो हमको नहीं पता। चलिए, तो हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन की। तो जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या करती है, इनिशियली केवल उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हमने यूज किया था, और जैसे जैसे उसका एरिया बढ़ता गया वैसे वैसे उसका इंपैक्ट आता गया सोसाइटी के ऊपर। आपने जब अभी तक क्या हो रहा था, जितने भी बिजनेसमैन थे वो बिजनेसमैन क्या कर रहे थे, हाथ से हिसाब लिख रहे थे। अब आपको कितनी दुकानों पर कंप्यूटराइज्ड बिल मिलते हैं, टक टक 4 बटन दबाए, कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकल गया। ठीक है, टाइम बच रहा है। दूसरी बात, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये तो बात हुई एक जो डेली हमारा रूटीन वर्क है, वेबसाइट्स आप जानते ही हैं इंटरनेट का क्या हमको यूज मिलता है। तो एजुकेशन सेक्टर की हम बात करें तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि द कंप्यूटर साइंस deals with the theoretical foundations of information, theoretical foundation of information and computation together with practical techniques together with practical techniques for the implementation and application of these foundations. Computer science is the study of the theory, अंडरलाइन करते चलना, theory, experimentation and engineering that form the basis for the design and use of computers. क्या क्या चीजें, पूरा सेंटेंस रिपीट कर सकते हैं कोई? मैंने अभी जो ये सेंटेंस दिया आपको, देखो, थ्योरी, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इंजीनियरिंग। एक क्वेश्चन बन रहा है यहां पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। सेंटेंस रिपीट करो दोबारा। कंप्यूटर साइंस
is the study of theory, experimentation, engineering that forms the basis of design and use of कंप्यूटर. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? एक नहीं दो क्वेश्चन बन जाएंगे, आंसर एक ही होगा. which is which follow please basis of, है ना, फॉर्म. एक मिनट मेरे को दोबारा रिपीट करने दो, मेरे को खुद को ही देखना पड़ेगा. बेसिस फॉर द डिजाइन एंड यूज ऑफ कंप्यूटर. विच एस्पेक्ट्स आर यूजिंग फॉर द बेसिस ऑफ डिजाइन एंड यूज ऑफ कंप्यूटर्स. क्या क्या? थ्योरी, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इंजीनियरिंग. कॉम्बिनेशन है क्या कंप्यूटर साइंस इसका? थ्योरी है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स तो है ही. थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, जब भी तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, सेट पढ़ते हैं, फंडामेंटल्स पढ़ते हैं. बेसिक तो है ही, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन तो कहीं परफॉर्म करते ही है. एक्सपेरिमेंटेशन. कंप्यूटर साइंस क्यों कह रहे हैं हम वर्ड को? मैथमेटिक्स को साइंस तो नहीं कहा जाता है. कहा जाता है, उसको बोला जाता है गणित शास्त्र. लेकिन उसका भी एडवांसमेंट हो गया, उसको बोला जाता है मैथमेटिकल साइंसेज. जहां पर हम क्या करते हैं, उस मैथमेटिक्स की अदर एप्लीकेशंस को कंबाइन कर देते हैं, इसलिए वो मैथमेटिकल साइंसेज होता है. यहां पर जो हमने वर्ड दिया कंप्यूटर साइंस, केवल कंप्यूटर अकेला ही रहने देते ना. साइंस क्यों किया? क्योंकि यहां पर एक्सपेरिमेंटेशन है. वी आर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स. हम अभ्यास कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल अप्रोच को यूज कर रहे हैं. देन द लास्ट कम्स इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग क्या होता है? बहुत सारे लोगों ने बीटेक एमटेक किया हुआ है सामने बैठे हुए. क्या होता है इंजीनियरिंग? मेकिंग, इंप्रूव करना, एक बेसिक लेआउट प्रिपेयर करना, ये सब चीजें इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट है. तो कंप्यूटर का जो इसमें ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है. यानी पहली लाइन में हमने इसमें क्वेश्चन बना दिया है, तो समझ लीजिए कि निश्चित तौर पे 10 क्वेश्चन आप ये तय मान के चलना पेडागोजी से संबंधित आएंगे. एवरेज 10 क्वेश्चंस आएंगे और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है. मैंने ऐसे आपके लिए कम से कम 150 क्वेश्चन बना दिए हैं. ठीक है, तो इसलिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं. लेकिन क्लास इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि आपको उससे संबंध, एक कोरिलेशन आपको उसके साथ होना चाहिए. अदरवाइज आप ढूंढते रहेंगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, ऑब्जेक्टिव में एक सबसे बड़ा वो होता है कि वो क्या करता है, कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, चलो जी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो स्टार्ट कर दिया है ना. चलिए, है ना. कुछ लोग, मैंने ऐसी ओएमआर शीट देखी है, कुछ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ओएमआर शीट बनी हुई है. ठीक है, तो साहब पहले स्टार्ट करेंगे इस तरह से कि यहां पे स्टार्ट किया, फिर ये जे बन गया, फिर ये ए बन गया है. तो ये होता है और हो सकता है टप्पे में निकल भी जाते हो ऐसे, लेकिन वो नेगेटिव मार्किंग वाले नहीं होते हैं. चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिए. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट वाइज लिखते चलिए, जिससे आपको ये ध्यान रहेगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, है ना. इट इज द साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच to computation and its application and the systematic study, underline कर लेना,
सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द फिजिबिलिटी, स्पेलिंग लिखने की जरूरत है, लिख लेंगे, फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी, स्ट्रक्चर structure, expression, and mechanization. क्लास डिस्कनेक्ट हुई है क्या? नहीं चल रही है, चलिए। मैकेनाइजेशन ऑफ द मैथोडिकल procedures, methodical procedures that underlie यानी जो लीड करता है, अंडरलाई क्या क्या करेगा, इससे क्या क्या होगा। फर्स्ट लिखना एक्विजिशन, नेक्स्ट लाइन में लिखना एक्विजिशन, ACQUISTION, एक्विजिशन, रिप्रेजेंटेशन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। देखो थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस हो गया है, लेकिन फिर भी समझिए। कंप्यूटर साइंस इज ए सिस्टमैटिक स्टडी। कंप्यूटर साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक स्टडी है, एक प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं हम, सिस्टम से चलते हैं। अभी रिसेंटली हमारा एक पुराना स्टूडेंट जुड़ा मुझसे, उसका पहला प्रश्न ये था, जिसको 10 साल से ज्यादा हो गए एमसीए किए हुए। सर मैं स्टार्ट कहां से करूं? कंपटीशन की तैयारी करना, प्रैक्टिकल वर्क करना और किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करना, कहां से शुरू करूं? क्योंकि क्या करना है? रिकॉल करना है, पुरानी चीजों को पुनः अवलोकन करना है, रिवाइज करना है, सीखना है। तो उसे क्या बताना चाहिए? कहां से स्टार्ट करें? बेसिक से। आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंप्यूटर का इन्वेंशन, कंप्यूटर का फादर कौन है? चार्ल्स बेबेज है, ठीक है ना। अब आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि हु इज द फादर ऑफ चार्ल्स बेबेज? ठीक है, आपसे प्रश्न यह पूछा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप ये तय मान के चलना कि आपकी कोई बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं आने वाली है। छोटे छोटे प्रश्न होंगे, और उन प्रश्नों, लेकिन वो प्रश्न कौन से होंगे? आपको बेस्ट बुक बता देता हूं फंडामेंटल्स के लिए, पीटर नॉर्टन की अगर बुक किसी के पास अवेलेबल हो तो आप उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। पीटर नॉर्टन, एक बहुत मोटी बुक आती है, ठीक है, फॉरेन ऑथर है, ठीक है, लेकिन वो अच्छे से आपको फंडामेंटल की तैयारी कराता है। बाकी सुनील सर के नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। नो डाउट बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाते हैं, बहुत, ये मान के चलिए कम से कम 5 इयर्स से ज्यादा उन्होंने केवल इस सब्जेक्ट पर, जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ा रहे हैं, कल मैं उनकी क्लास देख रहा था, मैं मैराथन में साथ ही था सबके, और मैं खुद मैं पहली बार उन सबको पढ़ाते हुए देख रहा था। मतलब
मुझे खुद को ये फील हो रहा था कि हाँ यार, ये कई सारी चीजें मुझे भी नहीं आती है। तो डेफिनेटली कुछ ऐसे सब्जेक्ट, और ये तय मानना आप लोग जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी ये तय मानना कि आप किसी भी सब्जेक्ट में, और ये मैंने आपको पहले भी अश्योर किया था, हमारी सेमिनार में भी मैंने अश्योर किया था कि हम राजस्थान में पहली वो शख्सियत हैं जो लोग आप लोगों को ये सिलेक्शन की गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टीम है वो रियल एक्सपर्ट्स हैं, फेक एक्सपर्ट्स नहीं है, जिन्होंने खुद ने काम किया है। कल आपने पुनीत सर को देखा होगा, सीओ आपने बहुत पहले से पढ़ा है, इंस्टेंटली आपको एक मैंने कमेंट देखा कि सर प्लीज डिफाइन, कोई एक रेफरेंस से रिलेटेड लोकेलिटी ऑफ कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन था, उन्होंने इंस्टेंटली उसको डिफाइन किया। समझ रहे हैं बात को? इसी तरह से कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। शेखर सर का भी आपने देखा होगा वीडियो, जिन्होंने नहीं देखा अभी तक वो आप देख लेना। आप लोगों ने देखा? नहीं देखा? आर्यन, इनसे शेयर करना। जो लोग नहीं थे, आप हमारा यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो देखें, रेगुलर ऑलमोस्ट 6 आवर्स की क्लास हुई है, ठीक है, और हो सकता है आने वाले टाइम में हम उसको 12 आवर्स पर लेके जाएं, तो बी प्रिपेयर, ठीक है। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं सिस्टमेटिक स्टडी, कंप्यूटर साइंस क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी है। और सिस्टमेटिक स्टडी से हमको क्या मिलता है? किस किस की सिस्टमेटिक स्टडी है? पहला वर्ड है फिजिबिलिटी, दूसरा वर्ड है स्ट्रक्चर। फिजिबिलिटी का मतलब क्या है? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कंप्यूटर का यूज बता सकते हैं जिसकी पॉकेट में उतना पैसा ही नहीं हो या उसके पास इतना काम ही नहीं हो? किसी को आप सजेस्ट कर सकते हैं कि साहब आप कंप्यूटर से बिल बनाना शुरू कर दो, उसके बाद 3 ग्राहक आते हैं रोज के खाली? फिजिबल है या नहीं है? दूसरा स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं। एक्सप्रेशन, समझाया जाता चीजों को। एंड मैकेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन किसका? ऑफ द मैथडिकल प्रोसीजर्स। जो मेथड्स हैं, जो प्रोसीजर्स हम यूज करते हैं, उनको समझाया जाता है। क्या आपने कभी मशीन, कोई भी मशीन खरीदी है तो उसके डेमो के लिए आप लोग बुलाते हैं? डेमो के लिए बुलाते हैं ना? तो आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो एक टीम होती है जो इंप्लीमेंटेशन के लिए जाती है, होती है ना? सॉफ्टवेयर कंपनी में बहुत सारे लोग काम करके आए हैं, तो वो टीम इंप्लीमेंटेशन के लिए जो जाती है वो ये समझाती है कि सॉफ्टवेयर को कैसे काम में लेना है, क्या मेथड यूज करना है, आपको पहले यूजर आईडी डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, फिर गो करना है, इस तरीके की। हम एक ड्राफ्ट बनाते हैं, हम उस ड्राफ्ट से समझाते हैं कि ये हमारा जो यूजर मैनुअल है उसको आप इस तरह से काम में ले सकते हैं। समझ रहे? देन क्या करता है ये? एक्विजिशन, एक्विजिशन करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है, प्रोसेसिंग करता है, स्टोरेज करता है, एंड कम्युनिकेशन टू द इंफॉर्मेशन। जो भी सूचना आपके पास मिले, रिपोर्ट जनरेशन करते हैं। क्यों हम यूज करते हैं कंप्यूटर्स को? क्योंकि जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, चाहे किसी साइज का हो, हम उससे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, और रिपोर्ट जनरेशन के लिए हम इन सारी चीजों को काम में लेते हैं। इस परफेक्ट जो ये जो पैराग्राफ है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बनेंगे कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन। समझ रहे? थैंक यू वेरी मच।